माध्यमिक शाला से विकास झेंडे सर, सहायक शिक्षक। आज कक्षा 10वीं का विज्ञान भाग 1 माध्यम हिंदी से हम माध्यमिक शालांत प्रमाण पत्र मार्गदर्शन के बारे में जानकर। इसमें देखो विज्ञान भाग ए में क्वेश्चन नंबर 1 एक मार्क्स का था, क्वेश्चन नंबर 2 ये 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। उसमें क्वेश्चन नंबर 2 में पाठ 6 से 5-10 तक महत्वपूर्ण प्रश्न जो है इसमें देखे जाएंगे। इसके लिए 4 अंक है। क्वेश्चन 2A को 4 अंक है। इसमें देखो क्वेश्चन 2A यह 2 अंकों वाले 3 प्रश्न में से कोई भी 2 प्रश्न हल करना है। कितना है? 2 अंक वाले 3 प्रश्न रहेंगे और इस प्रश्न से कोई भी 2 प्रश्न को हल करना है। एक ऐसा प्रश्न ये वाला प्रश्न रहेगा तो वैज्ञानिक कारण पर आधारित प्रश्नों में रसायन विज्ञान तथा भौतिक विज्ञान दोनों में से कम एक तो प्रश्न पूछा जाएगा। मतलब सिर्फ रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान भाग में पूछा जाएगा। तो इसमें देखो सबसे पहले पाठ 6 प्लीज आवाज हेलो हेलो हाँ सर। आवाज किसका आ रहा है बच्चे का? हाँ बंद किया सर मैंने। बंद किया है? थैंक यू। हाँ बंद किया उनका। ओके ठीक है। हाँ सर आप माइक ऑन कीजिए। विकास सर माइक ऑन कीजिए। विकास सर आप आपका माइक ऑन कीजिए। हाँ हाँ सर हो गए साथ ना? हाँ आ रही है सर, आवाज आ रही है। ठीक है। तो देखो हम पाठ 6 में से देखेंगे प्रकाश का अपवर्तन। इसमें देखो क्वेश्चन 2 में इस टॉपिक का एक प्रश्न आएगा, वैज्ञानिक कारण लिखो करके। इसमें कोई भी 2 क्वेश्चन हल करना है उससे 4 अंक मिलता है। तो देखो पहला क्वेश्चन पूछा है, किसी गहरे खाली बर्तन में रखा हुआ अदृश्य सिक्का बर्तन में पानी भरने पर दिखाई देता है। देखो जैसे कोई बर्तन है और या आकृति में देखो जैसे कोई बर्तन है, इसमें नीचे वाला जो सिक्का है वो अदृश्य सिक्का है। मतलब हम यहाँ से आंख ऊपर दिख रहे, यहाँ से देखेंगे तो नीचे वाला सिक्का हमें दिखता नहीं है, परंतु जब धीरे धीरे पानी भरते जाएंगे ऊपर तक तो सिक्का ऐसे हमें क्यों दिखा देता है, ये इसका कारण पूछा है। तो इसका कारण हमें बताएं। तो देखो इसका क्या आंसर होगा, जब बर्तन खाली होता है तब सिक्के से आने वाली किरणें बर्तन के दीवार द्वारा अवरोधित होती है और वह सिक्का हमें दिखाई नहीं देता। मतलब क्या है इसमें, तो सिक्के से आने वाले जो प्रकिरण है
ये बर्तन के दीवार पर टकराते हैं पर हमारे आंख तक पहुंचते हैं क्या? नहीं पहुंचते। और जब बर्तन में धीरे धीरे हम पानी भरने लगते हैं तब सिक्के से आने वाली किरणें सघन माध्यम कौन सा है? पहले पानी नहीं भरा था तभी क्या था वो? खाली था। अभी क्या हुआ ये? पानी भरा है तो उसमें से माध्यम आ गया पानी। तो सघन माध्यम पानी से विरल माध्यम हवा की ओर चलती है। तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण किरणें अविलंब से दूर हटती है और हमें सिक्का ऊपर की ओर दिखाई देता है। इस तरह क्या है, गहरे खाली पानी में रखा हुआ सिक्का, अदृश्य सिक्का हमें क्या होता है? बर्तन में पानी भरने पर दिखाई देता है। तो इसी तरह से देखो क्या होता है, बर्तन खाली बर्तन रहता है तो सिक्का नीचे रहता है, उससे आने वाले प्रकाश किरण क्या होता है हमें दीवार पर गिरते हैं, इसके लिए उसका अवरोधक नहीं होता। और जब पानी भरेंगे तो क्या होता है उसमें, उस दीवार और सिक्के के बीच में क्या होता है? पानी का सघन माध्यम निर्माण होता है। और सघन माध्यम से विरल माध्यम में हवा की ओर एक किरणें चलती है, तभी हमारे आंखों से क्या होता है, यहाँ पे देखो ऐसे पानी के ऊपर की भाग पर ऐसा सिक्का होता है, ऐसे दिखाई देता है। इस तरह इसका आंसर होगा। ठीक है, इस तरह आंसर लिखोगे तो आपको 2 पॉइंट लिखोगे तो 2 मार्क्स है, पॉइंट वाइज लिखना है। नेक्स्ट, प्रकाश का परावर्तन में दूसरा क्वेश्चन है, किसी सीधी पेंसिल को, देखो क्या क्वेश्चन है, किसी सीधी पेंसिल को जल में अंशतः डुबाकर यदि तिरछी दिशा में रखा जाए तो जल और हवा की विभाजक सीमा वह पेंसिल मुड़ी हुई देती है। देखो क्या पूछा गया इसमें, किसी सीधी पेंसिल को हम कहाँ पे रखेंगे? जल में अंशतः डुबा करके, पूरी डुबाना है क्या? नहीं, आधी डुबा के रखना है पानी में। गिलास का पानी लो, देखो इस तरह, और एक गिलास में पानी रखो, या कांच का बर्तन ले लो, कांच के बर्तन में पानी रखो, यहाँ पे देखो अंशतः डुबा के रखिए। तो डुबा के रखे हुए पेंसिल ऊपर का भाग और नीचे का भाग हमें क्या होता है? तिरछा हुआ क्यों दिखाई देता है? ये क्वेश्चन। तो देखो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, क्या बताया, देखो कारण क्या है इसका। पानी के अंदर तिरछी दिशा में डूबी हुई पेंसिल के पानी में डूबे हुए भाग से आने वाले प्रकाश की किरणें, देखो इसमें सघन माध्यम बीच में आता है। ये जो प्रकाश की किरणें जल रूपी सघन माध्यम से हवा रूपी विरल माध्यम में प्रवेश करती है, इस दिशा में उन किरणों का अपवर्तन होता है और वे अविलंब से दूर हट जाती है। क्या होता है, पानी के अंदर आने वाले प्रकाश किरण और पानी के ऊपर जो हवा का माध्यम है, ये माध्यम में जाने वाले प्रकाश किरण, उसमें क्या होता है? किरणों का अपवर्तन है। तब जब अपवर्तन में जो अविलंब से दूर हटता है, मतलब क्या है, आपात किरण और परावर्तित किरण, इसमें से क्या होता है, कोण जो तैयार होता है वो अलग है। फलतः पेंसिल का जल में डूबा हुआ भाग उनके हवा में स्थित भाग के साथ सरल रेखा में न दिखाई देकर कुछ ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। इसका मतलब क्या होता है, इसमें पेंसिल का जल में जो डूबा हुआ भाग है वो थोड़ा ऊपर उठा है, ऐसा हमें दिखाई देता है और प्रतीत होता है। तो देखो इस अत पानी में तिरछी डुबाई हुई पेंसिल पानी की ऊपरी सतह की ओर मुड़ी हुई दिखाई देती है। देखो यहाँ पे आकृति में भी बताया है, तो पानी में डूबी हुई तिरछी पेंसिल है जो डॉट डॉट से दिखा है, वो ऊपर मुड़ी हुई दिखाई देती है ऐसा। इस तरह से क्या होता है, तो पानी के ऊपर आने, पानी से पेंसिल पर गिरने वाले प्रकाश किरण जब परावर्तित होते हैं तो क्या होता है, उसका माध्यम बदलते हैं और माध्यम के कारण क्या होता है, वो हमें तिरछी दिखाई देता है, अविलंब की ओर जाता है। इस तरह हमें ये तिरछी दिखाई देता है। ये होगा दूसरा क्वेश्चन इसका। अभी एक तीसरा क्वेश्चन है, देखो प्रकाश का परावर्तन है। तालाब की जल की गहराई वास्तविक गहराई से कम प्रतीत होती है। क्या क्वेश्चन है हमारा, तालाब की जल की गहराई वास्तविक गहराई से कम प्रतीत होती है, मतलब तालाब की जल की गहराई नीचे सब होती है पर हमें ऊपर की ओर थोड़ी सी दिखाई देती है, ऐसा क्यों होता है? तो देखो यहाँ पे आकृति में बताया, देखो जल की गहराई यहाँ लेफ्ट साइड में बताया, वास्तविक गहराई कितनी है लंबी, ये बताया है। एक ना ए पॉइंट है नीचे, ए पॉइंट और नीचे वास्तविक गहराई, आभासी गहराई मतलब हम जो देखेंगे तो हमें ऊपर की ओर बी पॉइंट पे गहराई दिखेगी। ऐसा क्यों होता है, इसका आंसर हमें देखना है। तो देखो
इसका आंसर क्या है, कारण क्या है? तालाब के तलभाग से जली प्रकाश की किरणें जब पानी के सघन माध्यम से हवा के विरल माध्यम में आती है, क्या होता है, तालाब के ऊपर पूरा हवा है और हवा के सघन माध्यम से आने वाली किरणें क्या होते हैं, जब पानी के सघन माध्यम से हवा से ऊपर आती है कि नहीं, तो वे अभिलंब से परे हट जाती है। परे मतलब थोड़ी दूर हट जाती है, अर्थात उनका अपवर्तन होता है। क्या होता है उसका? अपवर्तन होता है। अत मतलब बाद में जब वे हमारी आंखों में प्रवेश करती है तो ऐसा लगता है कि वे वास्तव में जिस बिंदु से चलती है उससे कुछ ऊपरी बिंदु पर आ रही है। हमें ऐसा वास्तव में मतलब आभास होता है उसका कि उसके कुछ ऊपरी बिंदु से आ रही है। अतः तालाब का तलभाग कुछ ऊपर उठा सा दिखाई देता है, मतलब कुछ ऊपर उठा है ऐसा दिखाई देता है। इसलिए तालाब के जल की गहराई वास्तविक गहराई से कम प्रतीत होती है। देखना है, हम तालाब के अंदर झांक के देखेंगे तो नीचे वाला जो गहराई है तलभाग पृष्ठभाग तालाब का वो ऊपर उठा है ऐसे हमें दिखा देते हैं। क्या कारण है इसका? तो प्रकाश की किरण है, वो प्रकाश किरण विरल माध्यम से आते समय वो क्या होता है, अभिलंब से परे आती है और उनका अपवर्तन होता है। ये इसका कारण है। देखो पानी के ऊपर हवा है, हमारे आंख जहाँ पे है उसके बीच में, और यहाँ से आने वाली सीधे किरण क्या होते हैं, बी पॉइंट है, यहाँ पे सीधे आएंगे, है ना, ये जो आभासी गहराई है, और ए पॉइंट है वो वास्तविक गहराई है। ये आने वाले क्या होते हैं, यहाँ से प्रकाश किरण मुड़ते हैं, मुड़ने के बाद क्या होंगे, ये आने वाले प्रकाश किरण यहाँ से अभिलंब पर क्या होते हैं, पर अपवर्त होते हैं। अपवर्तन होने के कारण क्या होते हैं, आभासी वास्तविक गहराई हमें ऊपर दिखाई देती है। अभी देखो पाठ 6 से हमने 3 प्रश्न देखे महत्वपूर्ण। अभी पाठ 7 है, उसमें से वैज्ञानिक कार्य के 3 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। देखो लेंस और उनके उपयोग, पाठ 7 उसमें देखो क्या देखना है, क्वेश्चन 2 में आएगा वैज्ञानिक कार्य को कोई भी दो, इस टॉपिक से कोई एक क्वेश्चन आएगा 2 मार्क्स के। तो देखो पहला क्वेश्चन है इसमें, घड़ी साज घड़ी की मरम्मत करते समय आवर्धक लेंस का उपयोग करते हैं। अभी देखो घड़ी साज मतलब क्या है, तो जो घड़ी में कुछ बिगड़ा हुआ है, घड़ी बंद हुई है, इसको चालू करना है तो हम घड़ी के दुकान में जाते हैं, और घड़ी के दुकान में जो बैठता है वो कौन रहता है, घड़ी बनाने वाला घड़ी साज। जब घड़ी साज घड़ी की मरम्मत करता है, साफ सफाई या ठीक ठाक करता है, तो घड़ी में छोटे छोटे पार्ट होते हैं, तो वो करते समय आवर्धक लेंस का उपयोग करता है ना, वो आंख पे ना ऐसा छोटा सा गोला सा लेंस लगाता है और फिर घड़ी के अंदर देखता है ना। वो लेंस का उपयोग क्यों करता है, इसका कारण हमें पूछा है। तो देखो इसमें जो लेंस होते हो, लेंस किसी उत्तल लेंस तथा उसकी मुख्य नाभि के मध्य रखी गई किसी वस्तु का प्रतिबिंब सीधा काल्पनिक तथा आकार में वस्तु से बड़ा बनता है। जब वो आवर्धक लेंस से हम उस घड़ी के अंदर की छोटी छोटी चीजें देखेंगे तो क्या होता है, वो बड़ी दिखाई देती है, तथा वस्तु तथा लेंस के बीच की दूरी का समंजन करके यह प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी तक प्राप्त किया जा सकता है। क्या करता है वो घड़ी साहब, आग पे लगाए हुए जो आवर्धक लेंस है उसके ऊपर नीचे थोड़ा घड़ी करता है, तो ऊपर नीचे घड़ी करने के बाद क्या होता है, न्यूनतम दूरी प्राप्त करते समय उसके यहाँ होते वस्तु के प्रतिबिंब हमें स्पष्ट दिखाई देते हैं। ऐसा करने पर घड़ी के छोटे छोटे पुर्जे, मतलब ऐसा करने पर घड़ी के अंदर जो होने वाले छोटे छोटे स्क्रू है तथा छोटे आकार वाले पुर्जे कहते हैं, सीधे तथा आकार में कई गुना बड़े और स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। और इस लेंस के कारण छोटे छोटे भाग जो है घड़ी के अंदर के वो बड़े और स्पष्ट दिखाई देते हैं। इसके घड़ी साज को घड़ी की मरम्मत करने में सुविधा होती है, और इसी के कारण क्या होता है, घड़ी की मरम्मत करने के लिए घड़ी साज को सुविधाजनक होता है। और इसीलिए घड़ी साज घड़ी की मरम्मत करते समय सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धक लेंस या उत्तल लेंस का उपयोग करता है। तो बच्चों देखो हमें क्या पूछा गया था, घड़ी साज घड़ी की मरम्मत करते समय आवर्धक लेंस का उपयोग करता है। क्यों? तो
उसमें से छोटे छोटे जो भाग रहते, पार्ट्स रहते घड़ी के अंदर, वो स्पष्ट दिखाई देते हैं और सीधे और काल्पनिक तथा आकार से बड़े दिखाई देते हैं। ठीक है, और वो छोटे छोटे पुर्जे को क्या कर सकता है, मरम्मत कर सकता है, इसलिए वो आवर्धक लेंस का उपयोग करता है। इसमें से दूसरा क्वेश्चन है, देखो, रंगांध व्यक्ति विभिन्न रंगों को पहचानने में असमर्थ होता है। देखो क्वेश्चन दो क्या पूछा है, रंगांध व्यक्ति मतलब जिसको स्पष्ट कलर दिखाई नहीं देते, रंग दिखाई नहीं देते सामने वाले, है कि नहीं, तो प्रकाश की किरण उससे आने वाले आंख में क्या होता है, स्पष्ट अलग अलग कलर के नहीं दिखाई देते, तो वो व्यक्ति विभिन्न रंगों को पहचानने में असमर्थ होते हैं। मतलब कौन सा भी रंग है उसको दिखाएंगे तो वो पहचानने में क्यों असमर्थ होते हैं, क्या कारण है, ये पूछा है। तो देखो इसका कारण क्या क्या होगा, मनुष्य की आंखें नेत्र पटल में पाए जाने वाले शंक्वाकार कोशिकाओं द्वारा उसे प्रकाश के विभिन्न रंगों को पहचान होती है। देखो मनुष्य के जो आंख है, उस आंख के नेत्र पटल जो रहते हैं पीछे वाला, उसमें पाई जाने वाली जो शंक्वाकार कोशिका जो है, शंका के आकार की कोशिका है, कोशिका द्वारा उसे प्रकाश के विभिन्न रंगों को पहचान होती है। मतलब वो जो कोशिका है वो प्रकाश के अलग अलग रंग का पहचान बताती है। इन्हीं कोशिकाओं द्वारा ही उसे रंगों की सही जानकारी मिलती है, और ये जो शंक्वाकार कोशिका है उसी के द्वारा ही रंग की सही जानकारी प्राप्त होती है। तथा दूसरा देखो पॉइंट क्या है, रंगों को सही जानकारी देने वाली शंक्वाकार कोशिकाएं रंगांध व्यक्ति की आंखों में होती है, और जो रंगों की सही जानकारी देने वाले शंक्वाकार कोशिका रंगांध व्यक्ति की आंखों में होती ही नहीं है कि नहीं। ये जो शंक्वाकार कोशिका है रंगांध व्यक्ति की आंखों में होती नहीं, जो रंग पहचान सके, और ये जो कोशिका नहीं है, इसलिए रंगांध व्यक्ति विभिन्न रंगों की पहचान करने में असमर्थ होता है। देखो जैसे जैसे हमारा एज ज्यादा बढ़ता जाएगा वैसे धीरे धीरे हमें क्या होता है, आंख की पुतलियां मतलब आंख की रोशनियां ही कम होती है, ऐसे बोलते हैं, है कि नहीं। आंख की रोशनाई कम होती है मतलब क्या है, तो ये जो शंक्वाकार कोशिकाएं है हमारे आंख के अंदर, वो धीरे धीरे कम होती जाती है, और उसी के कारण हमारे सामने वाले रखे गए रंग है, वो रंग पहचानने में क्या होती है, असमर्थ या कठिनाई होती है। ठीक है, इस तरह रंगांध व्यक्ति विभिन्न रंगों को पहचानने में असमर्थ होते हैं, बेकार। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन देखो, इसमें से वाहन चालक को चालक लाइसेंस देते समय, देखो वाहन चलाने वाला वाहन चालक है, उसको चालक लाइसेंस देते समय रंगांधता के दोष पर ध्यान न देना खतरनाक सिद्ध होता है। देखो चालक लाइसेंस है ना, हम ड्राइविंग लाइसेंस बोलते हैं उसको। तो जो ड्राइविंग लाइसेंस या चालक लाइसेंस देते समय उसके आंख की रंगांधता दोष जब चेक नहीं की या उसमें ध्यान नहीं दिया तो खतरनाक साबित हो सकता है। उसका क्या कारण है, क्यों खतरनाक सिद्ध हो सकता है, ये कारण हमें बताना है। तो देखो पहले मैं उत्तर बताता हूँ इसका क्या कारण होगा। रंगांधे व्यक्ति के लिए विभिन्न रंगों में भेद कर पाना अर्थात पहचाना पाना संभव नहीं है कि नहीं। रंगांध व्यक्ति मतलब क्या है, उसके आंख में जो कोशिका पट रहता है उसमें जो कौन से जो कोशिका रहती है रंगांध पहचानने वाली, है कि नहीं। अभी देखा इसका पहले, ये जो कोशिका है वो कोशिका होती है नहीं होती या पा नहीं सकते। यदि वाहन चालक में ऐसे रंगांधता का दोष होगा तो, है ना, वाहन चालक को रंग पहचान नहीं सकेगा, वो ये दोष होगा तो क्या होगा, वह संकेत मतलब सिग्नल के विभिन्न रंगों को पहचान नहीं पाएगा, पहचान नहीं सकेगा। यहाँ सूचना पट पर बने अलग अलग संकेत है कि नहीं, बाई ओर उड़ना है, दाई ओर क्या करना है, चलना है, तो सीधे गाड़ी जाना है, स्पीड कितना है गाड़ी का रखना है मेन हाईवे पे, ये सब चीजें वो पहचान नहीं पाएगा। इसके कारण
परिणाम स्वरूप दुर्घटना हो सकती है। इसके कारण क्या हो सकते हैं? दुर्घटना हो सकती है। इसलिए वाहन चालक को चालक लाइसेंस देते समय रंगांधता का दोष पर ध्यान देना खतरनाक सिद्ध होता है। ध्यान न देना खतरनाक सिद्ध होता है। मतलब वाहन चालक जब चालक लाइसेंस हम देंगे तो पहले उसके आंख की टेस्ट किया जाएगा। जब आंख की टेस्ट नहीं करेंगे तो जो उसकी आंख में होने वाली कोशिका जो रंग पहचानने वाली है तो हमें कम पाई जाएगी, तो उसको दृष्टि दोष होगा, मतलब रंगांधता होगा। और इस रंगांधता के कारण वो अलग अलग प्रकार के सिग्नल्स है, कलर्स है, छोटी मोटी चीज नहीं वो रास्ते पर नहीं देख पाएगा और उसी के कारण अलग अलग संकेत रंगों से वह पहचान नहीं पाएगा और इससे के कारण दुर्घटना हो सकती है। और इसलिए वाहन चालक को चालक लाइसेंस देते समय रंगनदाता के दोष पर ध्यान न देना यह खतरनाक सिद्ध होता है। इस तरह लेंस तथा उसके उपयोग ये टॉपिक का 3 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन टॉपिक देखना है 8वां, धातु विज्ञान। धातु विज्ञान मैंने देखो कहा था रसायन तथा भौतिक विज्ञान, ये दोनों में से ही हमें क्या आता है? वैज्ञानिक कारण पूछना। तो देखो ये है टॉपिक रसायन विज्ञान। इसके पहले देखा हमने भौतिक विज्ञान का। ये पार्ट 8 टॉपिक है धातु विज्ञान या रसायन विज्ञान का। इसमें वैज्ञानिक कारण लिखो, एक आध क्वेश्चन आएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताता हूँ। सबसे पहला, सोडियम धातु सदैव मिट्टी के तेल में रखते हैं, क्या कारण हो सकता है इसका? क्या पूछा है क्वेश्चन? सोडियम धातु सदैव मिट्टी के तेल में रखते हैं, है कि नहीं? खुली हवा में क्यों नहीं रखते? इसका कारण क्या? तो देखो सबसे पहले मैं बताता हूँ कारण इसका क्या है। सोडियम धातु यह सामान्य तापमान पर, जैसे हवा में बाहर रखेंगे तो हवा में उपस्थित होने वाला ऑक्सीजन होता है, उसके साथ शीघ्र अभिक्रिया करने वाला धातु तत्व है। सोडियम यह धातु कैसा है? तो हवा में होने वाले ऑक्सीजन के साथ क्या करता है? अभिक्रिया करता है। और ये हवा की ऑक्सीजन जलवाष्प तथा कार्बन डाइऑक्साइड से भी यह अभिक्रिया करने के जलने लगता है। और ये जो जब हवा में जलवाष्प रहता है उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या करता है? वो अभिक्रिया करता है और उसी के कारण क्या होता है? वो जलने लगता है। मिट्टी का तेल कार्बनिक यौगिक है। देखो अभी मिट्टी का तेल क्या है? कार्बनिक यौगिक, इसमें ऑक्सीजन नहीं होता। मिट्टी के तेल का है सिर्फ कार्बनिक कंपाउंड है, कार्बन 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 चेन, है कि नहीं? केरोसिन कहते हैं। तो इसमें क्या नहीं होता? ऑक्सीजन नहीं होता इसके अंदर मिट्टी के तेल में। और जब इसका घनत्व सोडियम के घनत्व से कम होने के कारण सोडियम उसमें डूबे जाता है। सोडियम का घनत्व क्या है? मिट्टी के तेल से ज्यादा है, इसलिए वो मिट्टी के तेल के अंदर रखेंगे तो नीचे तल पर नीचे डूबे हो जाता है और ऑक्सीजन के साथ उसका कोई भी संपर्क नहीं आता। मिट्टी के तेल से यह अभिक्रिया नहीं हो सकती, इसलिए सोडियम धातु को सदैव मिट्टी के तेल में रखते हैं। देखो मैं दोबारा बताता हूँ, सोडियम धातु को सदैव मिट्टी के तेल में रखा जाता है, क्या कारण है इसका? देखो सोडियम धातु यह सामान्य तापमान पर भी हवा में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ शीघ्र अभिक्रिया करता है। हवा की ऑक्सीजन या जलवाष्प तथा कार्बन डाइऑक्साइड से यह अभिक्रिया करने करके जलने लगता है कि नहीं? तो खुली हवा में रखते समय उसको मिट्टी का तेल में रखा जाता है, ताकि मिट्टी का तेल कार्बनिक यौगिक है और इसमें ऑक्सीजन नहीं पाया जाता। इसका घनत्व कम होने के कारण सोडियम से घनत्व से कम होने के कारण सोडियम यह मिट्टी के तेल में तल तक जाके पहुंचता है और इसके कारण ऑक्सीजन के साथ उसकी कोई भी संपर्क नहीं आता। इसीलिए सोडियम धातु को सदैव मिट्टी के तेल में रखते हैं। पहला क्वेश्चन हो गया।
दूसरा क्वेश्चन देखो क्या है, धातु विज्ञान की सुचालक होती है। धातु विद्युत की सुचालक होती है, मतलब धातु या विद्युत के सुचालक होते हैं, जबकि अधातु या विद्युत के कुचालक होते हैं। क्या कारण हो सकता है इसका? क्वेश्चन क्या पूछा है, धातु विद्युत की सुचालक होती है जबकि अधातु विद्युत की कुचालक होती है। तो देखो यहाँ पे कारण क्या है इसका। पहला, धातुओं के परमाणु की बाह्यतम कक्षा में स्थित इलेक्ट्रॉन उसी परमाणु से आबाद न रहकर संपूर्णता धातु में मुक्त विचरण करते हैं। तो देखो, धातुओं में जो बाह्यतम कक्षा रहती है कि नहीं, केंद्रक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन और बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है बाह्यतम कक्षा में होने वाले, ये क्या करते हैं, मुक्त पतन करते हैं। मुक्त पतन मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन उसी परमाणु से आबाद न रहकर संपूर्ण धातु में मुक्त विचरण करते हैं। विचरण मतलब घूमते हैं, और इन इलेक्ट्रॉनों का तार चालक के एक छोर से दूसरे छोर तक सहज ही वहन हो सकता है। मतलब तार में एक नोक से दूसरे नोक तक सहज उसका प्रवाह हो सकता है, वहन हो सकता है, और इसी प्रवाह को हम विद्युत वहन कहते हैं। एक नहीं, तार के एक नोक से दूसरे नोक तक या दूसरे छोर तक क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह होता है, इसको हम विद्युत वहन कहते हैं। और इसलिए धातु यह विद्युत की सुचालक होती है। इसलिए क्या है, धातु यह विद्युत की सुचालक होती है। परंतु अधातुओं में जो बाह्यतम कक्षा रहते हैं, इसमें से होने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स विचरण करते नहीं है, या अधातु में मुक्त विचरण करने वाले ऐसे इलेक्ट्रॉन्स अधातु में नहीं होते, इसलिए अधातु विद्युत की उच्चालक है। सीधे सीधा बताने में क्या हम बोल सकते हैं, धातु के बाह्यतम कक्षा में होने वाले इलेक्ट्रॉन्स मुक्त पतन करते हैं, मतलब विचरण करते हैं, और अधातु में मुक्त विचरण न करने वाले ऐसे इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, इसलिए धातु विद्युत की सुचालकता होती है, और जबकि अधातु विद्युत की कुचालकता होती है। क्वेश्चन 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या क्वेश्चन पूछा है, एल्यूमिनियम की अपेक्षा, एल्यूमिनियम एक धातु है ना, एल्यूमिनियम धातु की अपेक्षा सोडियम धातु अभिक्रियाशील होता है। मतलब कोई भी धातु या अधातु या धातु सदृश्य धातु या अधातु से एल्यूमिनियम तथा सोडियम की अभिक्रिया करेंगे या उसमें घुलाएंगे, तो जल्दी से जल्दी सोडियम धातु यह उसमें मिश्रित हो सकता है। तो उसका कारण क्या हो सकता है, क्या है, एल्यूमिनियम की अपेक्षा सोडियम या अधिक अभिक्रियाशील धातु होता है। क्यों है कि नहीं? तो देखो इसका वैज्ञानिक कारण क्या है, किसी धातु के परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या जितनी कम होती है, बराबर क्या बताया, धातु में इलेक्ट्रॉन की संख्या जितनी कम होती है, वो धातु उतनी ही अधिक अभिक्रियाशील रहता है। वो धातु क्या होता है, अधिक अभिक्रियाशील होता है, मतलब दूसरे से फटाफट जल्दी अभिक्रिया कर सकता है। देखो इसमें सोडियम धातु का परमाणु क्रमांक है 11, और इसका इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपन कितना बताया है, 2 8 1, मतलब पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8, और तीसरी कक्षा में मतलब लास्ट कक्षा में कौन सा है, कितना है, 1 है। जबकि एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक है 13, और इसका इलेक्ट्रॉन्स है 2 8 और 3, है कि नहीं? तो लास्ट कक्षा में एल्यूमिनियम में कितना, 3 इलेक्ट्रॉन्स है, और सोडियम के लास्ट कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो अतः सोडियम के परमाणु की बाह्यतम कक्षा में 1 तथा एल्यूमिनियम के परमाणु की बाह्यतम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए एल्यूमिनियम की अपेक्षा सोडियम अधिक अभिक्रियाशील होता है। देखो जिस धातु में इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होगी, वो धातु क्या होता है, अधिक अभिक्रियाशील। क्या होता है, अधिक अभिक्रियाशील। देखो सोडियम की अपेक्षा एल्यूमिनियम में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है,
इसलिए सोडियम धातु क्या है, अधिक अभिक्रियाशील। कारण बच्चों देखो अभी एक ही पॉइंट ध्यान में रखो इसमें कि धातु के बाह्यतम कक्षा में कम इलेक्ट्रॉन जिसके होते हैं वो ज्यादा अधिक अभिक्रियाशील होता है। तो सोडियम धातु में एक ही बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन्स है, इसलिए वो ज्यादा अधिक अभिक्रियाशील है। एल्यूमिनियम में कितना है, 3 है, इसलिए कम। सोडियम से एल्यूमिनियम क्या है, कम अभिक्रियाशील होता है। इसी तरह ये दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। अभी नेक्स्ट टॉपिक है इसमें पाठ 9, कार्बनिक यौगिक। कौन सा है, कार्बनिक यौगिक। इसमें क्वेश्चन 2 में एक क्वेश्चन आएगा, ये है रसायन विज्ञान का कार्बनिक यौगिक ये टॉपिक, वैज्ञानिक कारण इसलिए क्वेश्चन आ सकता है। तो देखो इसमें हमें देखना है महत्वपूर्ण क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है कार्बन में अनगिनत यौगिक तैयार करने का गुणधर्म होता है। देखो अनगिनत यौगिक तैयार करने का कार्बन में गुणधर्म होता है। अनगिनत मतलब क्या है, हम गिन नहीं सकते, इतनी बड़ी श्रृंखला वो बना सकता है कार्बन। ऐसा कौन सा गुणधर्म है, या कार्बन में अनगिनत यौगिक तैयार करने का गुणधर्म हो सकता है, क्यों, विद्युत धातु में क्यों है, सॉरी अधातु में क्यों। तो देखो इसका कारण क्या हो सकता है, तो कार्बन में श्रृंखला बंधन या श्रृंखलन, एक ना है कार्बन 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 एक दूसरे को जुड़ते हैं, इसको हम श्रृंखला बंधन कहते हैं। तो कार्बन में श्रृंखला बंधन या श्रृंखलन का गुणधर्म होता है, श्रृंखला तैयार करना, चेन तैयार करना, एक कार्बन कार्बन की यह गुणधर्म कार्बन में होता है। इसके द्वारा दो अथवा दो से अधिक कार्बन परमाणु उनके संयोजकता इलेक्ट्रॉन में से कुछ की परस्पर साझेदारी करके एक दूसरे से एक साथ सहसंयोजी बंध निर्माण करते हैं। मतलब कोई भी दो कार्बन है इस चेन में, तो एक इसमें से क्या है, सहसंयोजी बंध तैयार कर सकते। सहसंयोजी बंध में हमने देखा था इससे पहले एकल बंध, दोहरा बंध और तिहरा बंध होता है। दो 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 कार्बन के बीच में तैयार होने वाले बंध, कार्बन कार्बन के बीच में तैयार होने वाले बंध कौन से, एकल, दोहरा और तिहरा, ये बंध तैयार कर सकते हैं। इसमें बंध श्रृंखला अर्थात वलयाकृति श्रृंखला हो सकती है। और इसमें बंध कैसे होते हैं, श्रृंखला अर्थात वलयाकृति श्रृंखला भी हो सकती है। देखो एक सीधे कार्बन कार्बन में भी जोड़ सकता है वो, दूसरा है वलयाकृति कार्बन में भी जोड़ सकता है, जैसे बेंजीन है ना, 6 कार्बन, एक दूसरे को जोड़ा है बेंजीन में, वो श्रृंखला है, सॉरी वलयाकृति कार्बन श्रृंखला है। इससे अगणित यौगिक बन सकते हैं। कितने अगणित यौगिक, मतलब बहुत सारे कार्बनिक यौगिक बना सकते हैं हम। कार्बन से बनने वाले जो यौगिक है वो अगणित, अनगणित मतलब बहुत सारे यौगिक बना सकते हैं। इसका कारण क्या है, तो कार्बन एक श्रृंखला बंधन या श्रृंखलन गुणधर्म तैयार करने वाला अधातु है। कार्बन कार्बन ऐसे एक श्रृंखला तैयार कर सकता है। और इसमें कार्बन परमाणु की संयोजकता इलेक्ट्रॉन में कुछ की परस्पर साझेदारी करके एक दूसरे से एक साथ सहसंयोजी बंध दे सकते हैं। कार्बन क्या कर सकता है, संयोजकता 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। इसी कारण वो एक दूसरे को साझेदारी मतलब लेन देन इलेक्ट्रॉन्स करना करके एक दूसरे को सहसंयोजी बंध, एकल, दोहरा और तिहरा बंध तैयार कर सकता है, निर्माण कर सकता है। इसी प्रकार कार्बन के परमाणु सरल अथवा शाखित वाले लंबे अणु निर्माण करते हैं। इसलिए कार्बन के परमाणु क्या होते हैं, सरल श्रृंखला बन रहे हैं, सीधा चेन बना सकते हैं। शाखित मतलब एक चेन को जुड़े हुए बीच में कार्बन है, ठीक है ना, इसे शाखित कार्बन के बंध भी बना सकते हैं। और इसमें से बंध कैसे होते हैं, श्रृंखला अर्थात वलयाकृति श्रृंखला हो सकती है, अथवा
सीधी चेन भी हो सकते हैं। इसके कारण कार्बन के अनगणित यौगिक बनते हैं, ये इसका कारण है। अभी इसमें दूसरा क्वेश्चन देता हूं। एथिलीन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। देखो क्या पूछा है, एथिलीन यह क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्यों है, ऐसा पूछा है। एथिलीन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, कारण लिखो, वैज्ञानिक कारण देखो क्या पूछा है। एथिलीन अथवा एथिल में कार्बन परमाणु मध्य दोहरा बंद होता है। देखो एथिलीन अथवा एथिल कार्बन, एथिल में कार्बन कार्बन में क्या होता है, तो दोहरा बंधन निर्माण होता है दोनों के बीच में। उसके मध्य में क्या होता है, दोहरा बंधन। दो कार्बन में क्या होता है, दोहरा बंध तैयार होता है। और इसी में दोनों कार्बन को चारों संयोजकता एकल सहसंयोजकीय बंध द्वारा संपुष्ट या संतृप्त नहीं है। अरे दो कार्बन के बीच में क्या है, जो चारों संयोजकता है, तो एकल पृष्ठ द्वारा क्या होते हैं, संपुष्ट नहीं होती है या संतृप्त नहीं होते। इसीलिए एथिलीन एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। इसलिए एथिलीन क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हमने देखा है। संतृप्त में एकरा बंध तैयार होता है तथा असंतृप्त में क्या होता है, दोहरा या तिहरा बंध। एथिलीन यह क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या कारण है इसका, तो कार्बन कार्बन परमाणु में दोहरा बंध तैयार होता है और दो कार्बन की चारों ओर संयोजकता एकल सहसंयोजकीय बंध से तैयार होती है। और बाजू में जो होने वाले जो कार्बन के अलग श्रृंखला में घटक बने कार्बन है, उसमें क्या होता है, तो सहसंयोजी बंध एकल सहसंयोजी बंध निर्माण करते हैं। इसलिए एथिलीन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। इसके बाद नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन देखना है। नेप्थलीन के ज्वलन में, देखो नेप्थलीन के ज्वलन में ज्योति पीली दिखाई देती है, उसका क्या कारण हो सकता है। देखो नेप्थलीन जब जलता है तो नेप्थलीन जलते समय इसकी ज्योति पीली क्यों दिखाई देती है, तो देखो इसका कारण क्या है। नेप्थलीन यह क्या है, एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, मतलब ये भी कार्बन कार्बन का ही चेन है नेप्थलीन। और नेप्थलीन हाइड्रोकार्बन है असंतृप्त, तो असंतृप्त यौगिक में कार्बन कार्बन परिमाण संतृप्त यौगिक की अपेक्षा अधिक होता है। कार्बन का परिमाण कितना होता है, संतृप्त की अपेक्षा असंतृप्त में ज्यादा होता है। और इसी के कारण असंतृप्त यौगिक के ज्वलन समय न जले हुए कार्बन के कण भी बनते हैं। और इस असंतृप्त यौगिक में जलते समय क्या होता है, कार्बन के कण बनते हैं। और ज्योति में रहे हुए ये गर्म कण पीला प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। जब ज्योति जलती है तब उसके अंदर होने वाले जो कण रहते हैं, वो क्या होता है, प्रकाश किरण प्रवाहित करते हैं, तो उसमें से पीला रंग के प्रकाश किरण प्रवाहित उत्सर्जित होते हैं। इसलिए ज्योति पीली दिखाई देती है। देखो क्या बताया, नेप्थलीन के ज्वलन में ज्योति पीली क्यों दिखाई देती है, तो ये नेप्थलीन क्या है, एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है और इसमें कार्बन कार्बन के बहुत सारे कार्बन जुड़े हुए इसमें रहते हैं। और इसी कारण असंतृप्त यौगिक के ज्वलन में जब कार्बन जलते हैं तो कार्बन के कण तैयार प्राप्त होते हैं। और जब कार्बन के कण गर्म कण रहते हैं, उष्ण कण, ऊष्मा देने वाले कण, ये कण क्या होते हैं, पीले ज्योति से जलते हैं या पीला प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। इसी तरह हमने क्वेश्चन 2A में देखो, इसी तरह हमने क्वेश्चन 2A में वैज्ञानिक कारण लिखो,
ये टॉपिक हमने देखा। हेलो, तो देखो इस तरह से क्वेश्चन 2A में हमें वैज्ञानिक कारण लिखो, इसके आधार पर वैज्ञानिक कारण लिखो, इसके आधार पर हमें ये प्रश्न पूछे जाएंगे। और इसमें क्या है, 2 अंक वाले प्रश्न में कोई भी 2 प्रश्न लिखना है, 3 पूछ जाएंगे। इसमें वैज्ञानिक कारण के आधार पर प्रश्न पूछे जाते हैं। हेलो सर, अभी किसी को इसमें दिक्कत है तो पूछ सकते हैं, बहुत इजी है, बस क्वेश्चन हमें समझ में लेना है और क्वेश्चन समझकर हमें उसको पॉइंट वाइज लिखना है। एक पॉइंट लिखो, फिर दूसरा पॉइंट डालो, दूसरा पॉइंट लिखना है। इसी तरह से हमें क्वेश्चन लिखना है। हेलो, हाँ पूछो। हेलो, हेलो मान सिंह, मान सिंह। हाँ हैंड रेस किया है। मान सिंह, साबरीन, माइक ऑन करके पूछो क्या पूछना है। हेलो सर। हाँ हाँ पूछो। साबरीन। सर ये पीडीएफ ग्रुप में सेंड कर दो ना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। साबरी। मान हेलो, सिंह हाँ पूछो पूछो। क्या पूछना है, क्या पूछना है पूछो। सर कुछ नहीं सर। आपने हैंड रेस किया हुआ है। हैंड रेस किया है, कुछ पूछना है पूछ नहीं सर, सकते सुबह हो। समझ आया। पूजा पांडा, सर पूजा पांडा, हाँ पूछिए। सर अभी पीडीएफ टेलीग्राम पे भेज देना प्लीज। क्या बोले? ये पीडीएफ टेलीग्राम पे भेज देना। टेलीग्राम पर। हाँ ठीक है भेज देंगे। और किसी को कुछ पूछना है बच्चों? और किसी को? और कुछ पूछना चाहता है कुछ?